चलिएगा दोस्तों, जैसे कि हम लोग पिछला 9 क्लास का हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो दोस्तों आज फिर से हम लोग क्लास 9 पे एक नया टॉपिक के साथ आपके पास आए हैं। और यदि आपको मैथ सीखना है तो आप मुझे फॉलो कीजिए और मेरे क्लास से आप जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों आपको जिस तरीके के हम मैथ बताएंगे, अगर आप मेरे वीडियो को कंप्लीट अगर देख लेते हैं तो आपको दूसरे वीडियो देखने की और ज़रूरत नहीं है। तो आइए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो परिमेय है। ये परिमेय काफ़ी बार पूछा गया है और इस परिमेय को अगर हम लोग सीख लेते हैं बच्चों, तो क्लास 9 का जो एक्सरसाइज हम लोग का 6.1, 2, 3 या 7 है, 8 है, ये सारे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो सबसे पहले आज हम लोग इस परिमेय को डेरिवेटिव करेंगे और क्या कहता है इस परिमेय को हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप देखिए कि परिमेय कहता क्या है, ठीक है। चलिए बच्चों आइए तो समझते हैं। पहले देखिएगा परिमेय 6.1 क्या लिखता है। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, क्या कह रहा है, यदि दो रेखा प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होती है। तो बच्चों ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो बच्चों आपको एक चीज़ हम बता दें कि शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण सेम एक ही कोण को हम लोग कहते हैं बच्चों। तो थोड़ा सा पहले हम लोग इसको प्रूव करने से पहले ये शीर्षाभिमुख कोण को हम लोग जरा सा समझ लेते हैं, आखिर है क्या, है ना बच्चों। तो चलिए देखिए बच्चों क्या लिखता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं तो सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना, तो दो रेखाएं की बात कर रहा है। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो दो रेखा देखिए, हम एक रेखा AD को ले लिए और दूसरी रेखा हम CD ले लिए, सॉरी BC ले लिए, है ना। पहला रेखा हम क्या लिए बच्चों, AD है और दूसरी रेखा क्या है, CD। और देखिए दोनों रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है बच्चों, वह बिंदु है हमारे पास O या O बिंदु पे। तो बच्चों जैसे आप देख रहे होंगे O बिंदु पर जो प्रतिच्छेद कर रही है, तब यहाँ पे हमारे पास 4 कोण बन रहा बच्चों, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर बच्चों। तो शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण हम अभी कह रहे बच्चों, ये दोनों सेम होते हैं। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, या बच्चों आप इसी कोण को और एक नाम से कह सकते हैं सम्मुख कोण। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, है ना बच्चों। आपको क्या है बच्चों कि थोड़ा थोड़ा आपको इंग्लिश का भी नॉलेज रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों आज के जैसा हम लोग कंपटीशन देखते हैं कि 9, 10 हम लोग आसानी से पास कर लेते हैं, पर बच्चों आपको कंपटीशन में जाके फंसा देता है। क्योंकि बच्चों काफ़ी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिससे आपको क्या कि हिंदी तो आप सीखे हुए रहते, परंतु बच्चों वही अगर शब्द आपको इंग्लिश में दे दिया जाए तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते। तो बच्चों आपको इस प्रकार से हम बता देंगे ताकि आपको कंफ्यूजन कहीं भी ना हो, चाहे तो वो इंग्लिश हो चाहे तो हिंदी हो। तो सबसे पहला बच्चों जैसा शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, ये दोनों एक ही कोण को हम लोग समझते हैं। इसी को अगर इंग्लिश में कहेंगे तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कहेंगे बच्चों। तो आखिर ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल या सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण आखिर है क्या। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग को बोला जाए कि ये आखिर है कौन, तो बच्चों 1 के ऑपोजिट कौन है बताइए बच्चों। जैसे 2 के ऑपोजिट कौन है बच्चों, एंगल 2 के 4। उसी तरह 1 का ऑपोजिट कौन है बच्चों, जैसे एंगल 1 के ऑपोजिट है एंगल 3। देखिए बच्चों नाम क्या है आप बताइए, नाम से आप पकड़ लीजिएगा कि कहना क्या चाह रहा है। तो बच्चों आप सबसे पहले देखिए कि नाम क्या है, सम्मुख। क्या है, सम्मुख मतलब मुख के सामने। तो जैसे हम जब किसी के मुख के सामने अगर होते हैं बच्चों, तो जस्ट उसके मुख के सामने हम होंगे और मेरे मुख के सामने हुआ होगा, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए बच्चों, एक दूसरे का क्या होना चाहिए, ऑपोजिट। इसलिए लिखता वर्टिकल ऑपोजिट, मतलब एकदम एक दूसरे को ऑपोजिट। अगर मेरे फेस उसके और उसके फेस मेरे और अगर दिख रहा है तो सम्मुख अगर हम लोग दोनों है तो इसी कोण को तो सम्मुख कह रहे। तो हम लोग इसको एंगल में कैसे समझेंगे बच्चों, तो समझिए देखिए वर्टिकल ऑपोजिट एंगल मतलब है कि पूरी तरह ऑपोजिट होना चाहिए। तो देखिए बच्चों यहाँ से अगर हम देख रहे हैं कि ये एंगल इधर, मान लीजिए यहाँ इसका इधर फेस है और ऑपोजिट इसका होना चाहिए, तो आप देखिए इधर से ऐसे,
तो इसके ऑपोजिट आपको ये दिख रहा होगा कि एंगल 2 का ऑपोजिट कौन है, एंगल 4 है बच्चों। तो ये एंगल 2 का ऑपोजिट 4 है, तो बच्चों इसी कोण को शीर्षाभिमुख कोण या हम दूसरे नाम से सम्मुख कोण समझ सकते हैं। दूसरे अगर देखा जाए बच्चों, अगर इस 1 को अगर हम बात करेंगे तो बताइए 1 का ऑपोजिट कौन होगा, 4 के 3। तो आप एकदम देख पा रहे होंगे बच्चों कि ये कोण इस साइड में बना हुआ है ना, आप देख रहे होंगे ऐसे बन रहा है। तो इसका ऑपोजिट किधर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, है ना बच्चों। कैसा होना चाहिए, ऐसे। तो आप देख रहे होंगे 1 का ऑपोजिट कौन हो जाएगा, 3 बच्चों। तो आपको यही याद रखना। देखिए बच्चों, जैसे हम तभी यहाँ 2 लाइन लेके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है बच्चों कि कभी कभी ऐसा दे दे। बताइए, मान लीजिए हम ऐसे ले लेते 2 एंगल, सपोज दैट, है ना बच्चों, क्या ले लेते ऐसे। तो बताइए 2 लाइन कभी भी किसी भी तरीके से अगर इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों, इंटरसेक्ट यानी कि प्रतिच्छेद करते हैं किसी भी एंगल से, कोई मतलब नहीं हमको, तो ऑपोजिट एंगल बराबर होंगे। ऑपोजिट बताइए, तो 1 2 3 4। तो देखिए ये 1 का ऑपोजिट कौन होगा, एकदम जस्ट ऑपोजिट इधर, जैसे एकदम यहाँ से ऐसे, तो ये दोनों मिलके इधर, तो इसका ऑपोजिट 3, यानी कि यहाँ 1 का कौन हो जाएगा, यहाँ पे 3, 2 का इसी तरह कौन हो जाएगा, बताइए 2 का 4 हो जाएगा बच्चों। तो ये जो कोण हम लिख रहे हैं ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होता है। तो बच्चों आपको इसमें बराबर मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए अगर एंगल 1 30 डिग्री है, मान लीजिए सपोज दैट, तो एंगल 3 भी 30 डिग्री का ही होगा। ये हमको सम्मुख कोण के परिमेय कहता है। उसी तरह अगर मान लीजिए 2 एंगल 60 डिग्री का है बच्चों, तो एंगल 4 भी हमारे 60 डिग्री होगा, क्योंकि हमारे पास जो परिमेय 6.1, आज इसी चीज़ को हम लोग डेरिवेटिव करके देखेंगे कि आखिर होता कैसे है बच्चों। तो अब जरा आइए, जैसा हम यहाँ पे बताए कि 1 का 3 होगा तो होगा बच्चों, 2 का 4 होगा तो ये भी होगा। कैसे होगा, परिमेय अभी हम लोग 6.1 में अभी हम लोग इसको डेरिवेटिव यानी कि परिमेय को प्रूव करके देख लेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया है कि शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण होते क्या है। और भी एंगल्स ऐसा हो सकते हैं बच्चों, थोड़ा सा आपको हम जानकारी के लिए बता दें। मान लीजिए क्या हो सकता है, क्या कि जैसे मान लीजिए 2 लाइन एकदम ऐसे इंटरसेक्ट कर गया है ना, तो इसके ये कोण के ये ऑपोजिट होगा और इस कोण का बच्चों ये कोण ऑपोजिट होगा। तो एकदम इसके ये दोनों कोण आपस में, जैसा 1 का 2, तो यहाँ पे 1 का एंगल 2 बराबर हो जाएगा, और इसी तरह मान लीजिए 3 है तो 4, तो एंगल 3 का ये 4 हो जाएगा। तो ये जो ऑपोजिट एंगल है बच्चों, इसी को शीर्षाभिमुख कोण और सम्मुख कोण कह रहे हैं। तो आपको अब अच्छा से समझ में आ गया होगा शीर्षाभिमुख और सम्मुख कोण है क्या, चाहे किसी भी एंगल से वो प्रतिच्छेद करे। तो अब इसको हम लोग डेरिवेटिव कैसे कर सकते हैं, प्रमाण हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों आपको इसके लिए कुछ आपको रूल और नियम शायद आपको पहले से पता होगा, जो हम आगे वीडियो में और आपको हम बताने वाले भी है। क्या कि संपूरक कोण आपको पता है, क्या होता है बच्चों, संपूरक कोण, इसी को इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं बच्चों, है ना। क्या कहते हैं बच्चों, एक मिनट, सप्लीमेंट्री एंगल। तो इस सप्लीमेंट्री एंगल को बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है बच्चों। तो संपूरक कोण क्या है हमारे पास, सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बच्चों, यदि कोई भी 2 कोण, 2 से अधिक भी हो सकते हैं बच्चों, यदि 2 कोण या 2 से अधिक कोण का योग 180 डिग्री बने तो इसी को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल देखिए, जैसे हम लोग देखेंगे क्या कि एक कोई लाइन आप ले लीजिए, मान लीजिए AD एक रेखा है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चों कि AD एक रेखा है। तो बताइएगा बच्चों कि AD जब हमारे पास रेखा है, और आपको पता है कि अगर कोई एक रेखा है बच्चों, तो ये रेखा पर मान लीजिए एक बिंदु हम लिए, तो ये रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनाती है, एक साइड, किसी एक फेज, तो 180 डिग्री का एंगल बनाती है, चाहे वो रेखा कोई भी साइड से घुमा हो बच्चों, ठीक है। तो AD, अब देखिए AD एक रेखा है, तो बताइए बच्चों कि AD जब रेखा है तो यहाँ से यहाँ तक का सम कितना होगा, 1 और 4 का सम 180 बना लेगा, और इसके इस साइड का भी सम कितना हो जाएगा, 2 और 3 का सम कितना होगा, 180। तभी तो कोई एक सर्कल जब होता है तो वह 360 का एंगल बना लेता है। जैसे अभी बताइए, एक साइड इसका 180 बना रहा और इधर भी 180 बना लेगा, तो 180 टोटल 360 का बनेगा ना। तो इसलिए एक सर्कल 360 डिग्री का कोण बनाती है। पर अगर लाइन का वन साइड अगर देखा जाए बच्चों, तो वो केवल 180 बनाती है। तो बताइए, हम AD अभी एक रेखा लिए हुए हैं, तो AD के 1 फेज मान लीजिए इधर, तो 1 और 4 है,
तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 मिला के कितना डिग्री बना लेगा बच्चों? 180 डिग्री बना लेगा, क्योंकि ये इसका सप्लीमेंट्री रूल का हमारे पास नियम होता है। चलिए 1 और 4 मिलके जैसा एक साइड इसका बना रहा, तो क्या बच्चों इस साइड भी तो ये बना लेगा 2 और 3 एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये भी तो 180 बना लेगा। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, बना लेगा, आसान है। चलिए जैसे हम लोग अभी AD एक रेखा लिए हुए थे, AD रेखा है, उसी प्रकार का अब हम लोग क्या लेंगे? BC एक रेखा है। क्या ले लेना है आपको? BC एक रेखा है बच्चों। तो बताइए अब BC पे अब हम लोग को देखना है, तो बताइए BC जो है ये रेखा, तो यहाँ पे कौन सा दो एंगल बन रहा है? 1 और 2 बन रहा है ना, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिला के यहाँ पर भी 180 बनाएगा बच्चों। उसी प्रकार 1 और 2 मिला के, तो इधर कितना 3 और 4 मिला के भी एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिला के भी बच्चों 180 बना लेगा। तो 1 2 समीकरण ये 3 मान लो, और यहाँ पे हम लोग इसको क्या मान लेते हैं बच्चों? 4 मान लेते हैं। तो अब हमारे पास आप देख रहे हैं कि अब 2 रेखा था, तो 2 रेखा में टोटल 4 यहाँ पे हम लोग का समीकरण बन के आया। अब समीकरण से अब बताइए आपको एक चीज़ पता होगा क्या, कि कोई भी यदि 2 समीकरण का एक साइड बराबर है तो दूसरे साइड आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मान लीजिए कोई भी 2 समीकरण, तो देखिए अब इस साइड सब आपस में बराबर है, तो इस साइड के भी आपस में सब बराबर होंगे। ठीक है, ये नियम कहता है मैथ्स का। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्या कि देखिए हमको समीकरण हम 1 और 3 ले लेते हैं। समीकरण 1 एवं 3 से बच्चों, पहले समीकरण 1 को आप लीजिए और एक 3 को लीजिए। तो समीकरण 1 में आप देख रहे होंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 मिला के 180 है, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिला के यहाँ पे 180। तो बताइए बच्चों यहाँ पे भी 180 है और यहाँ पर भी 180 है, तो इस साइड ये आपस में क्या है बच्चों? बराबर है। तो मैथ्स का रूल कहता है कि अगर एक साइड बराबर है तो दूसरे साइड पे अभी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसको बराबर कर लेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। तो देखिए बच्चों हम लोग जानते हैं अगर इक्वल के एक साइड कोई भी एक चीज़ बराबर है तो कट जाते, तो एंगल 1 और एंगल 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे एंगल 4 हुआ एंगल 2 के बराबर हमारे पास निकल के आएगा। जो आप देख रहे थे कि एंगल 2 और किसके बराबर होना चाहिए था बच्चों? 4 के, तो हम यहाँ देख रहे हैं ना एंगल 4 ये एंगल 2 के बराबर आ गया। तो यही चीज़ को तो हमको यदि 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो अभी हम लोग देखिए यहाँ तो केवल लिखे हुए थे बच्चों, पर यहाँ भी हम लोग देखिए प्रमाण किए तो आ गया एक एंगल। चलिए दूसरा वाला को देखते हैं। तो दूसरा वाला 1 3 के इक्वल आना चाहिए, है ना। तो हम लोग ले लेंगे बच्चों समीकरण 1 और 4 ले लीजिए। इसी तरह हम लोग क्या लेंगे? समीकरण 1 एवं 4 से बच्चों। तो 1 क्या है? देखिए 1 हमारे पास अभी एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4, देखिए ये कितना है? 180, और 4 में भी देखिए 180, 3 प्लस 4 बाय 180 ये बराबर, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 बच्चों। तो अब आप देख रहे होंगे क्या कि ये भी आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो अभी बताए थे कि बराबर अगर एक दोनों साइड अगर कोई मिलेगा तो आप उसको कैंसिल आउट कर लीजिए। तो 4 मिला कैंसिल आउट कर लिए, तो एंगल 1 हुआ किसके बच्चे बना? एंगल 3 के बराबर बच्चों। तो हमको 2 चीज़ यहाँ पे प्रूफ करना था। एंगल 2 किसके बराबर आना चाहिए था? एंगल 4 के, और एंगल 1 एंगल 3 के। तो अब देख रहे हैं एंगल 2 और एंगल 4 आपस में बराबर आ गया। उसी प्रकार एंगल 1 और एंगल 3 बराबर आ गया। इससे हमको यही चीज स्पष्ट होता है क्या कि सम्मुख कोण जिसको कह रहे हैं सम्मुख कोण आपस में बराबर होती है। तो हम लोग अभी बच्चों हम लोग देख लिए क्या होता है कि सम्मुख कोण आपस में बराबर होती है, और यहीं पे हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों? प्रूव कर देंगे, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे आपको मन है तो सिद्ध करना करके आप यहाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप यहाँ? सिद्ध करना है ना। क्या सिद्ध करना था कि एंगल 1 ये एंगल 2 ये बराबर होता है एंगल 4 के, और एंगल 1 वो बराबर होते हैं एंगल 3। यहाँ यही चीज़ हमको सिद्ध करना था, और यहाँ पे आके देखिए हम लोग सिद्ध करके देख लिए। तो बच्चों आपको अगर इसमें किसी भी प्रकार का ये जो शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण में अगर आपको दिक्कत लगता है वर्टिकल ऑपोजिट जो एंगल है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मेरा कमेंट सेक्शन में जाइए
हाँ बच्चों, और आपको बताते हैं, अगर आपको मैथ सीखना हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों हम क्लास 9 पे आपको जीरो से हीरो तक ले जाएंगे और आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिस पे आपको डाउट रहने देंगे। तो बच्चों पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। देख लीजिए बच्चों, ये आपको शायद नीचे में नहीं दिखता होगा बच्चों, है ना, ये तो कैंसिल आउट के बाद तो बच्चों हम इसको थोड़ा ऊपर में लिख देते हैं कि एंगल 1 जो एंगल 3 के बराबर यहाँ पे बचा है, यहाँ पे हम इसको साफ साफ लिख देते हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 3 बच्चों, है ना। नीचे आपको नहीं दिखता होगा इसलिए हम इसको ऊपर लिख लिए। तो चलिए बच्चों पहले आप इसको नोट कीजिए, आगे हम आपको फिर टॉपिक इसका बताते हैं। तो चलिए बच्चों, जैसे हम लोग की परिमेय 6.1 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बाद बच्चों ये परिमेय को समझने के बाद कुछ कुछ हम लोग को एंगल को समझना बहुत ज़रूरी होता है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग एंगल कोण को बच्चों हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए यहाँ पे हम कुछ प्रकार के कोण को हम यहाँ पे ले चुके हैं। तो बच्चों ये कोण है, तो ये किस प्रकार का कैसा कोण है हम लोग इसको जानेंगे। तो सबसे पहला देखिएगा बच्चों कि पहला जो 1 नंबर में हम लिए हुए हैं, यहाँ पे देखिएगा, है ना बच्चों, ये 1 नंबर है हमारे पास, 1 नंबर। तो देखिए बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लाइन ऐसे और ऐसे गया हुआ, अब देखिए। तो बताइए सबसे पहले हम लोग थोड़ा राइट एंगल समझ लेते हैं, राइट एंगल, उसके बाद हम लोग ऊपर में जाएंगे। देखिए ये जो राइट एंगल, इसको हम लोग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं, सॉरी समकोण, त्रिभुज नहीं है, सॉरी समकोण राइट एंगल। तो बच्चों अगर यहाँ पे ऐसे चौखुट जैसा अगर आपको निशान दिखता है किसी कोण में, तो बच्चों आपको ये समझना है ये 90 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, 90 डिग्री। तो बच्चों यदि कोई भी दो रेखा, है ना, देखिए यहाँ पे ये भुजा, इंग्लिश में आर्म या साइड कहते हैं, यदि कोई भी दो भुजा के द्वारा बीच में जो कोण अगर 90 डिग्री का अगर बन रहा बच्चों, तो ऐसे कोण को समकोण कहेंगे या राइट एंगल कहेंगे। पर हाँ, समकोण या राइट एंगल कहने का मतलब है क्या कि दो रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होना चाहिए, चाहे तो किसी त्रिभुज में हो, चाहे तो कोई भी दो भुजाओं के द्वारा यदि बीच में कोण 90 डिग्री का बना रहा है, तो आप इसको समकोण राइट एंगल कह सकते हैं। उसी प्रकार से अगर देखिए बच्चों, अगर हम पहला वाला थोड़ा सा फिगर पर अगर देखेंगे बच्चों, तो आप देख रहे होंगे जरूर ये 90 डिग्री से थोड़ा सा कम है, छोटा है। 90 डिग्री तो थोड़ा ज़्यादा खुला हुआ है, पर देखिए इसका मुंह थोड़ा सा कम खुला हुआ 90 से। तो ऐसे बच्चों जब कोण 90 डिग्री से अगर छोटा बन रहा है, क्या बन रहा है, छोटा, 90 से छोटा, तो उसको न्यून कोण कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, न्यून कोण। इसी को इंग्लिश में आप एक्यूट एंगल कह सकते हैं। अब 90 से छोटा कहने का मतलब क्या है, तो 0, देखिए बच्चों यहाँ से 0 से तो ये कोण बड़ा होगा, मान लीजिए यहाँ पे इसको हम बीटा मान लेते हैं, तो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा ये बीटा, पर यहाँ पे ये 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए बच्चों। पहला कोण क्या कह रहे, 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होना चाहिए। तो यानी कि 60 भी हो सकता है, 30, 75, मतलब यहाँ पे 89 डिग्री तक का हो सकता है, पर जैसे 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए बच्चों। तो 89 तक, 0 से 89 तक हम उसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल। तो बच्चों अब तो ये हमको ये दो कोण तो समझ में आया, पर अब देखिएगा हम यहाँ पे बीच में भी कुछ कुछ लिख के रखे हुए हैं। तो ये क्या है, तो देखिए हिंदी में शीर्ष का मतलब होता है एंगल। किसी एंगल को अगर हम लोग मैथमेटिक्स में हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको शीर्ष कहना है, और इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, वर्टेक्स, है ना, वर्टेक्स कहना है। तो इंग्लिश में वर्टेक्स एंगल को, और हिंदी में शीर्ष कोण भी हम लोग कहते हैं बच्चों। चलिए अगर ये जो लाइन दिख रहा है आपको, तो इसको हम लोग मैथमेटिक्स में क्या कहेंगे, भुजा कहेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे तो आर्म्स या साइड हम लोग कहना है। तो बच्चों यहाँ पे आपको दो कोण समझ में आया होगा। पहला कोण हम लोग सीखे एक न्यून कोण क्या होता है, और दूसरा भी हम लोग सीखे समकोण क्या होता है। तो समकोण बच्चों 90 डिग्री का बनाएगा, और न्यून कोण 90 से छोटा बनाएगा। अगर 90 से छोटा है तो वह न्यून कोण है, और 90 डिग्री है तो समकोण है, समकोण यानी कि राइट एंगल। अब चलिए छोटा और 90 डिग्री तो समझ लिए, पर अगर 90 से बड़ा बना दे, तो आप देखिएगा बच्चों यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि 90 से बड़ा है, यानी कि आप ये समझिए कि यहाँ 90 डिग्री से तो बड़ा होगा। यहाँ पे मान लीजिए अल्फा एक ले लेते हैं, तो ये अल्फा का मान 90 से तो बड़ा होगा, पर 180 से छोटा होना चाहिए। तो बच्चों जब 90 से कोई एंगल अगर बड़ा हो रहा है और 180 से छोटा बन रहा है, तो ऐसे कोण को हम लोग अधिक कोण कहेंगे।
अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो ऑब्ट्यूस एंगल हम लोग कहेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल क्या है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे एंगल जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो बच्चों आपको ध्यान देना है, यदि कोई एंगल 90 से बड़ा बना रहा है और 180 से छोटा तो अधिक कोण होगा। चलिए अब हम लोग इसके बाद देखेंगे समपूरक, है ना, या कि ऋजु पूरक कोण। थोड़ा सा मेन है ऋजु पूरक। तो ऋजु पूरक क्या है बच्चों, तो देखिए अगर कोई सीधी रेखा है बच्चों, तो सीधी रेखा अभी हम बताए थे कि ये 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 180 डिग्री कोण ही को हम लोग क्या कहते हैं, ऋजु पूरक कोण बच्चों। इसी प्रकार थोड़ा सा तो इसको हम लोग देखें ना बच्चों, समपूरक भी थोड़ा सा कह लेते हैं। तो समपूरक का थोड़ा कंडीशन यहाँ अभी हम लोग समझ लेंगे कि समपूरक है क्या। तो चलिए पहले अभी तो बस ऋजु पूरक समझिए। अगर 180 का कहीं आपको कोण दिख रहा तो हम लोग उसको ऋजु पूरक कोण कहेंगे। समपूरक वाला अभी कंडीशन अभी हम लोग यहाँ पे आके समझेंगे। चलिए थोड़ा इसका बात कर लिया जाए बच्चों। तो आप देख रहे होंगे बच्चों, अभी तक जितना था ये अंदर में कोण बन रहा, पर देखिए हम अंदर पे इस बार नहीं घेर के हम क्या किए, बाहर वाला को घेरे हुए हैं। तो यदि बच्चों कहीं पे अगर बाहर वाला कोण को अगर हमको नाम देना है, अंदर वाला छोड़ देना है, तो बाहर वाला नाम को हम लोग क्या देंगे बच्चों, तो ऐसे कोण को हम लोग प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण। और प्रतिवर्ती कोण का क्या कंडीशन होता है बच्चों, इसको समझ लिए। 180 से तो बड़ा होगा पर 360 से छोटा होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए ये जो कोण बनेगा ये 360 से छोटा होगा। हाँ, और एक चीज बता दें, ये 180 से बड़ा होगा। 180 से बड़ा, 360 से छोटा। तो ऐसे कोण, बाहर पे जो कोण बनेगा इसको हम लोग प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो रिफ्लेक्स एंगल हम लोग कहते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पे हम क्या क्या कोण समझाए। पहला है न्यून कोण क्या है, व्हाट इज न्यून कोण, है ना, एक्यूट एंगल जिसको कह रहे हैं। समकोण क्या है, राइट एंगल, है ना, राइट एंगल भी आपको समझ में आ गया होगा। अधिक कोण क्या है, 90 से बड़ा, 90 से ज्यादा अधिक का बनाता है, 90 डिग्री से अधिक का अगर बना रहा है तो अधिक कोण है। अब 180 का बना रहा है तो उसको हम लोग ऋजु पूरक। अगर 90 का बना रहा तो समकोण, राइट एंगल। 90 से छोटा बनाया तो न्यून कोण, 90 से अधिक बनाया तो अधिक कोण। और मान लीजिए बाहर में अगर 180 से बड़ा और 360 से छोटा तो प्रतिवर्ती कोण। अब जरा बच्चों अब यहाँ पे थोड़ा सा और एक कंडीशन आ जाता, पूरक कोण और समपूरक कोण क्या है। अगर इंग्लिश में बात किया जाए पूरक कोण को तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण को, और समपूरक की बात हो तो सप्लीमेंट्री एंगल। तो ध्यान देना बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है पूरक कोण, तो आप इसको समझिए क्या लिखे है। देखिए आपको यहाँ पे नोट करके हम यहाँ पे लिख दिए होंगे, तो बच्चों आपको इस पे ध्यान देना। क्या लिखे, यदि दो कोण के योग समकोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं तो पूरक कोण कहते हैं। मतलब क्या, समपूरक अभी बताएं, समकोण मतलब क्या होता है 90 डिग्री। मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक ऐसे कोई रेखा है, ठीक है, और यहाँ पे और एक इसका हम हॉरिजॉन्टल अभी हम खींच लिए मान लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे अभी एक कोण 90 डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का, और इधर भी बच्चों अभी हमारे पास 90 डिग्री बनेगा क्योंकि 180 दोनों का सम 180 होता। तो क्या कह रहे, तो मान लीजिए अभी वन साइड को हम लेते हैं, मान लीजिए कोई एक वन साइड को आप फेस ले लीजिए और इसके बीच में और एक हम लाइन ले लिए, मान लीजिए M है, ये L था और ये मान लीजिए Q। तो देखिए बच्चों, तो इस रेखा मान लीजिए इधर ये 45 डिग्री हो गया और इधर भी इसको कितना हो गया 45। तो देख रहे होंगे बच्चों क्या कि 45 को अगर जोड़ देंगे तो ये कितना डिग्री बन के आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। तो यही कंडीशन है, यदि दो कोण के योग अगर समकोण बना रही है मतलब 90 डिग्री बन के आ रहा है तो वह 90 डिग्री के बराबर हो तब इसको हम लोग पूरक कोण कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कोण कहेंगे। और उसी प्रकार के समपूरक कोण क्या है बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है कि यदि दो कोण का योग, मान लीजिए अब हमारे पास उसी तरह और एक लाइन लिए और बीच में अब हम ऐसे कुछ हम लोग ले लिए बच्चों, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना डिग्री का होना चाहिए, 180, है ना, आपको पता है। तो मान लीजिए ये अल्फा और ये बीटा है, मान लीजिए यहाँ पे ये 120 डिग्री और यहाँ पे ये 60 डिग्री है। तो बताइए बच्चों कि ये जो बीटा है ये 120 डिग्री है और अल्फा कितना है 60 डिग्री है। तो बताइए, तो हम अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान 180 होगा कि नहीं, क्योंकि बताइए अल्फा कितना है 60 और बीटा कितना 120। तो देख रहे होंगे जोड़ के 180 डिग्री। तो यही तो कहना चाह रहा है ये कि यदि कोई दो कोण का अगर सम यदि 180 बन के आ रहा है बच्चों तो इसी को तो समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल कह रहे हैं। क्या लिखते हैं, यदि दो कोण के योग 180 के बराबर हो तो समपूरक कोण कहते हैं। यानी कि कोई भी दो कोण यदि आपको जोड़ने के बाद अगर वो 180 बन रहा है बच्चों तो सप्लीमेंट्री, अगर जोड़ने के बाद वो 90 बन रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री।
तो बच्चों हम आशा कर रहे होंगे कि यहाँ से आपको कुछ कुछ एंगल को समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला कौन था, क्या था, न्यून कोण। उसके बाद हम लोग देखे समकोण, उसके बाद हम लोग देखे अधिक कोण, समपूरक ऋजुपूरक कोण, और उसके बाद प्रतिवर्ती कोण। इंग्लिश में भी काफी हम लोग इसका नाम हम लोग देख ले बच्चों। उसी प्रकार से पूरक कोण क्या है और संपूरक कोण क्या है बच्चों। अगर बच्चों आपको किसी भी प्रकार का अगर इसमें आपको लगता है कि दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते बच्चों, ताकि इसको फिर से हम आपको अच्छा से समझा सके। तो बच्चों पहले आप इसको नोट कीजिए, आगे हम आपको फिर बता रहे हैं। चलिएगा बच्चों, आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या बच्चों कि कोण के युग्म, ये युग्म क्या है। तो सबसे पहला बच्चों हम लोग देखेंगे रैखिक युग्म। तो ये रैखिक युग्म क्या होता है। तो बच्चों मान लीजिए हमारे पास एक रेखा है ना, तो रेखा से रैखिक, तो रैखिक युग्म, युग्म मतलब क्या, बहुत सारे कोणों का सम यानी कि जोड़। अगर बहुत सारे कोण का अगर एक जगह हम जोड़ के एक युग्म बना रहे तो उसको हम लोग युग्म कहेंगे। और रैखिक मतलब रेखाओं का युग्म, मतलब बहुत सारे रेखाओं जब एक बिंदु पर मिल रही है और वो सारे रेखाओं का एक हम जोड़ कर रहे यानी कि युग्म बना रहे तो उसको हम लोग रैखिक युग्म कहेंगे। तो मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक रेखा है, ये है AB, और बच्चों आप देखिए हम यहाँ पे क्या किए और एक एक्स्ट्रा रेखा ले लिए हम Q। तो आप देख रहे होंगे बच्चों हमारे पास जैसे हम पहले एक रेखा जो था AB, इस पे हम तीसरा रेखा जो डाले तो इसको दो कोनों में बांट दिया, अल्फा और किस में बांट दिया, बीटा। मान लीजिए बच्चों हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, XY भी दे सकते हैं, आप नाम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों और अच्छा इस पॉइंट का नाम अभी हम लोग यहाँ पे दे देते हैं M मान लीजिए बच्चों। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि इस रेखा पे कितना सारा युग्म बना, 2 गो युग्म बना, यानी कि हम बोलेंगे कि एंगल अल्फा और प्लस एंगल बीटा। तो आप बताइए एक सीधी रेखा पर कोणों का युग्म का मान कितना होता है बच्चों, आपको पता है 180, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा का मान ये 180 के बराबर आ जाएगा बच्चों। और इसी को जब एक सीधी रेखा पर ऐसे कोण का जोड़ के 180 आ रहा है बच्चों, तो इसी को हम लोग कहते हैं रैखिक युग्म है ना बच्चों। अच्छा मान लीजिए बच्चों और हमारे पास ये अभी 1 नंबर फिगर हो गया, और एक अभी B नंबर में अगर हम लोग समझते हैं, मान लीजिए और एक हम रेखा यहाँ पे एक C और यहाँ पे भी D ले लेते हैं। पर बच्चों अब यहाँ पे हम बहुत सारी लाइन ले लेते हैं ऐसे, और तीसरा यहाँ नहीं, हम 3-4 यहाँ पे रेखा ले लिए। मान लीजिए ये P हो गया, ये Q हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए T, और ये सारे अभी N बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं बच्चों। तो बताइए बच्चों यहाँ पे के कोण बना 1 2 3 4। तो अब आप देख रहे होंगे कि जो CD रेखा है तो इस पे बहुत सारे कोण आ गया है। तो बताइए सारे कोणों का सम कितना आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4। तो बताइए एक सीधी रेखा पे वन साइड का सम कितना होगा बच्चों, आपको पता है 180। तो अभी हम बताएं आपको क्या बच्चों कि यदि रैखिक युग्म आपको बनाना है तो एक सीधी रेखा पर जितना सारा कोण बना है ये सारे कोण का सम ही रैखिक युग्म है। तो बच्चों यहाँ पे हम देखें 4 कोण बना रहा था इस CD पर, तो ये चारों कोण का सम 180 है। तो इसी को हम लोग कहेंगे ये रैखिक युग्म है, ये रैखिक युग्म। तो बच्चों आपको हम आशा करते होंगे कि रैखिक युग्म आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे 1 लिए और एग्जांपल 2 लिए, और भी बच्चों इससे ज़्यादा भी कोण बन सकते हैं, और ये सारे का सम अगर ये 180 आ रहा तो वह रैखिक युग्म है। यहाँ जैसा 2 लिए, यहाँ 4 लिए, 8 ले सकते, 50 ले सकते, कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे कितना सारा। पर हाँ एक ही रेखा के वन साइड में अगर इसका सम अगर 180 बन रहा है तभी वह रैखिक युग्म है बच्चों। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं। तो प्रतिच्छेद रेखाएं का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको पता है ना। तो क्या होता है बताइए। तो आप देखेंगे कि प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती है, तो जब कोई 2 लाइन आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, मिल रही है किसी बिंदु पर, मान लीजिए एक था L और M रेखा, और इसी तरह एक P और यहाँ पे Q। तो देख रहे PQ लाइन LM को एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर, मान लेते O पर। तो बच्चों यही हमारे पास प्रतिच्छेद रेखाएं हो गई। अगर मान लीजिए बच्चों अगर ये रेखाएं आपस में, जैसे यहाँ पर भी एक हम ले लिए L और यहाँ पे M, पर आप देख रहे होंगे बच्चों यहाँ पे P और यहाँ पे Q, पर आप देख रहे होंगे बच्चों क्या कि हम ऐसे लाइन लिए पर ये दोनों अब आपस में प्रतिच्छेद नहीं कर रही है।
तो आप इसको अगर आगे भी बढ़ाते हैं, मान लीजिए इधर से हम बढ़ाते चला गए, पर आप देख रहे हैं क्या कि ये अनंत तक चली जाए। कहाँ तक चली जाए? इन्फिनाइट तक। मान लीजिए बच्चों ये इन्फिनाइट तक चली जाए। अगर हम मान लेते इधर भी अगर हम बढ़ा रहे पर इधर भी इन्फिनाइट तक ये रेखाएं जा रही है, तो क्या है बच्चों कि ऐसे रेखाएं जब आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो ऐसे रेखाएं समांतर रेखाएं कहेंगे। हाँ बच्चों, इधर भी इसको कितनों भी बढ़ाइए आपस में, चाहे तो इधर चाहे तो उधर पीछे, पर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो ऐसा रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाएगी। और अगर ये दो रेखाएं अगर आपस में किसी जगह पॉइंट में मिल रही है कोई बिंदु पर, तो ये प्रतिच्छेद रेखाएं हो जाएगी। तो बच्चों आपको रैखिक युग्म में समझ में आया होगा, प्रतिच्छेद रेखाएं समझ में आ गया होगा और समांतर रेखाएं समझ में आ गया होगा। और बच्चों इससे पहले आप लोगों को हम एंगल के बारे में समझा चुके हैं कि न्यून कोण क्या होते हैं, समकोण क्या होते हैं, अधिक कोण क्या होते हैं, ऋजु कोण क्या होते हैं, है ना, और प्रतिवर्ती कोण क्या होते हैं। तो बच्चों कोण आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो गया होगा। और उससे अगर पहले आपको देखा जाए तो बच्चों हम लोग दो कोण को समझे थे, एक सम्मुख कोण और शीर्षाभिमुख, मतलब सम्मुख या शीर्षाभिमुख कोण क्या है। तो शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण वो आपस में कैसे बराबर होते हैं बच्चों, क्योंकि ये सारे चीज आप जब तक नहीं जानिएगा बच्चों तब तक हम लोग जो एक्सरसाइज 6.1 की जो बात कर रहे हैं बच्चों ये आपको समझ में नहीं आने वाला। तो जिस कारण से बच्चों ये आपका कॉन्सेप्ट हम सारे तरीका से पहले क्लियर कर लेते हैं। जैसे आपका बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वैसे 6.1, 6.2, 6.3 आपको बिना देखे आप बना लीजिएगा बच्चों, क्योंकि यही आपका मेन जो इंट्रो है, टॉपिक है, समझिए तो जो कुछ भी है सारे इसी का खेला बच्चों। तो आप बहुत अच्छे से पहले आप इस चीज़ को समझिए। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो चैप्टर हलवा है बच्चों, है ना। तो हम आप लोग को पूरी तरह से और एकदम जो चाहिए ज़रूरत है उस तरह से आपको हम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को बताएंगे। बस आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए। और बच्चों आपको हम एक बात बता देना चाह रहे हैं, अगर आपको मुझसे पढ़ना अगर पसंद है, अच्छा लग रहा है, तो बच्चों आपसे एक सपोर्ट चाहिए ताकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। चलिए अब आगे बच्चों हम इसका आगे आपको फिर बताएंगे, पहले आप इसको नोट कीजिए। तो आइए चलिएगा बच्चों, जैसे कि हम लोग इसका इंट्रो, हम लोग जितना कुछ इसका कॉन्सेप्ट था बच्चों हम लोग एक्सरसाइज से पहले समझ लिए बच्चों। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज जो 6.1 है, इसका पहला क्वेश्चन आप समझिएगा। इस पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है और किस प्रकार से हमको एंगल को निकाला जाता है, आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कैसे किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ से हम लोग अभी सॉल्यूशन करना सीखेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या बता रहा है कि दी गई आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। तो बताइए बच्चों क्या लिखा है, रेखाएं AB और CD, मतलब हमको पहला दो रेखाएं दिया हुआ है, वह पहला रेखा है AB और दूसरी रेखा है CD। तो चलिए बच्चों पहले आप यहाँ खोजिए, है कि नहीं है बताइए। एक रेखा हो गया AB और देख रहे होंगे दूसरी रेखा CD है। अच्छा ये दोनों किस पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहा है बच्चों, तो देखिए बोला है O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो देख रहे हैं हम लोग O बिंदु पर प्रतिच्छेद भी कर रही है। चलिए आगे देखते हैं, प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद मतलब क्रॉस करना, आपको इससे पहले हम बता चुके हैं, है ना। यदि AOC प्लस BOE का मान 70 डिग्री है, AOC और BOE कहने का मतलब है बच्चों दो एंगल का सम 70 डिग्री। तो AOC और BOE आखिर कौन सा एंगल की बात कर रहा है बच्चों, तो AOC यानी कि ये एंगल की बात है। AOC देखिए बच्चों हमको यहाँ पे तीन को नाम रहता है, तो काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर है वो कौन सा एंगल की बात हो रहा। तो चलिए बच्चों देखिए, मान लीजिए अगर हमारे पास AOC और प्लस एंगल BOE का मान कितना है बच्चों, इसको थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं बच्चों, थोड़ा इधर उधर हो गया तो हम थोड़ा इसको फ्रेश से ऐसे लिख लेते हैं क्या कि एंगल AOC और प्लस एंगल BOE का मान कितना हो गया बच्चों 70 डिग्री है। तो देखिए बच्चों बीच में जो एंगल है आपको वहां पे उसको ध्यान देना है, वही एंगल का मान होता है। तो बीच में AOC, तो A से C तक आपको चलना है, तो AOC, तो बीच में देखिए बच्चों O था, तो O पे आपको कौन बनेगा, पर आपका घूम कैसे रहा, A से पहले O पे गए और O से C तक गए। तो बताइए किस साइड मुंह खोला, इस साइड, तो O पे खुल रहा तो O पे हमको इस साइड, मतलब ये कौन और प्लस BOE, तब ढूंढिए BOE, तो यहाँ पे ये कौन, तो बच्चों बताना चाह रहा ये प्लस ये
ये जो दोनों कोण मिला के कितना डिग्री है, ये दोनों मिला के 70 है। अब बच्चों हमको ये नहीं पता ये कितना है ये क्या है, तो आपको इस चीज़ को निकालना होगा कि ये कितना कितना है। तो सबसे पहले ये तो हमको बुक में दिया हुआ क्वेश्चन में, तो आप बच्चों यहाँ लिख लीजिए क्या कि दिया है ये, क्योंकि हम नहीं बता रहे, ये कौन बता रहा है, बुक वाला बता रहा है कि इतना और इतना का मान 70 डिग्री है, तो सामने आपको लिख देना दिया है। चलिए और कुछ दिया हुआ क्या, हाँ अब देखिए आगे बोला कि है और BOD 40 डिग्री है, तो चलिए आप इसको भी लिखिए, एंगल BOD का मान हमारे पास 40 डिग्री है। तो ये भी सामने आप लिख लीजिए क्या है, दिया है। तो आप हमको देख रहे, अच्छा बताइए BOD कहने का मतलब कौन सा है, तो BOD आपको समझ में आ गया होगा, ये कोण हमारे पास 40 डिग्री का है। चलिए आगे हम लोग देख रहे, तो निकालना है बच्चों, आप देख रहे होंगे क्या निकालना है कि एंगल BOE, पहला क्वेश्चन BOE व्हाट कितना डिग्री का होगा, क्वेश्चन मार्क। चलिए अच्छा दूसरा आप देख रहे होंगे लिख दिया है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रतिवर्ती कोण COE व्हाट। ये दो क्वेश्चन बच्चों आपको देखना है, पहले तो BOE निकालना है और दूसरा प्रतिवर्ती कोण COE निकालना है। तो बच्चों इस सबसे पहले इस कोण को निकालने से पहले आपको एक चीज़ जान लेना है कि पहले दिया हुआ क्या। जब तक आप इसको नहीं निकाल लेते हैं क्वेश्चन से, तब तक आप आगे सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो हम देखें ये दो कोण का सम 70 है और BOD 40 डिग्री है, मतलब ये दोनों मिला के 70 और ये 40 है, तो हमको निकालना है BOE। चलिए खोजिए यहाँ पे BOE, यही कोण बच्चों कितना डिग्री का होगा, चलिए ऐसा कर लेता हम, समझ जाइएगा। और प्रतिवर्ती COE, तो चलिए इसके तो बाद में अभी बात करेंगे हम लोग, तो कैसे हम लोग का किया जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, देखिएगा जैसे बच्चों आप देख रहे होंगे ये कोण 40 डिग्री है, तो बताइए बच्चों, देखिए आप ये ध्यान दीजिए, ये अगर एक रेखा है, ये एक रेखा, और आप देख रहे होंगे ये एक रेखा बच्चों, तो बताइए दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रही है ना, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो बताइए ये इसका सम्मुख कोण होगा कि नहीं। हम इससे पहले आपको सम्मुख कोण पढ़ा चुके हैं, यदि दो रेखा प्रतिच्छेद करे तो जो विपरीत वाले कोण होता है उसको क्या कहते हैं, सम्मुख कोण। तो देखिए वो तो साफ साफ बोला है AB और CD कि AB और CD दो रेखाएं हैं और प्रतिच्छेद कर रहे, तो ये इसका क्या हो जाएंगे, सम्मुख कोण। तो आपको तो ये पहले बताना होगा, क्या बताएंगे हम लोग, एंगल AOC, क्या बताना है, AOC ये बराबर होगा एंगल BOD के, क्या हो जाएगा, BOD के। बताइए बच्चों ये क्यों बराबर हो रहा है, तो बताइए हम लोग को पता है सम्मुख कोण है ये, है ना, तो सम्मुख कोण से ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो बताइए बच्चों आप देख रहे होंगे कि BOD 40 डिग्री है, यानी कि ये जो BOD 40 डिग्री है, तो AOC भी हमारे पास, AOC भी कितना डिग्री का हो जाएगा, 40 डिग्री का। अब आपको बच्चों एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, एंगल AOC और प्लस एंगल BOE का मान हमारे पास 70 है। तो बताइए बच्चों AOC कितना है, AOC आपको दिख रहा है 40 डिग्री है और प्लस BOE बराबर 70। तो बताइए प्लस में अगर कोई रहता बच्चों इस साइड में 40 है, उधर जाएगा तो माइनस करना होगा, तो एंगल जो BOE आएगा वो 70 माइनस 40 डिग्री, यानी कि BOE बच्चों हमारे पास 30 डिग्री का आएगा। तो यही तो पहला आपको निकालना था बच्चों, B क्या निकालना था, हाँ देखिए बच्चों है ना, यहाँ पे हम लिखे वो BOE निकालना है 30 डिग्री का, तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये हम निकाल के ले आए। चलिए बच्चों इसका सेकेंड वाला पार्ट आप देखेंगे, प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण कहाँ का, कौन सा बात हो रहा है बच्चों, COE की बात हो रहा है। तो COE देखिए बच्चों यहाँ पे एक कोण आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, COE ये कोण बन रहा, पर बच्चों आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए क्या कि आपको प्रतिवर्ती लगा हुआ है। तो प्रतिवर्ती हम बताए थे ना बच्चों क्या कि अंदर पे जो कोण बनेगा आपको नहीं लेना है, बाहर वाला आपको लेना है। तो बाहर अगर हम ये कोण को छोड़ देंगे तो बाहर में आपको इतना कोण बन रहा है कि नहीं बच्चों, तो आपको ये और ये कोण का आपको सम चाहिए, यही कोण हमारे पास प्रतिवर्ती कोण होगा। तो चलिए बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि प्रतिवर्ती कोण कितना आएगा। तो बच्चों आप हम लोग एक काम कर लीजिए, पहले AB एक रेखा है, आप लिख लीजिए AB एक
रेखा है। तो जब बच्चों ए बी हमारे पास एक रेखा है तो ये रेखा के यहाँ से यहाँ तक ये तीनों कोण का सम कितना होगा बच्चों? 180 बनेगा। रैखिक युग्म में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो AOC एंगल AOC प्लस एंगल COE और प्लस एंगल BOE ये सारा का सम 180 डिग्री होगा बच्चों। ये रैखिक युग्म। तो बच्चों इससे पहले आपको हम रैखिक युग्म में भी आपको हम समझा चुके हैं कि रैखिक युग्म होता क्या है। चलिए अब बताइए AOC प्लस BOE, AOC और प्लस BOE ये दोनों का मान देख लीजिए बच्चों। AOC प्लस BOE का मान 70 है, मतलब इसका और इसका ये दोनों को हटा के हम 70 डिग्री। और COE अभी हमको नहीं पता बच्चों, रहने दीजिए। और इसको 180। अब इधर इसको 70 हटाइए बच्चों, COE आ जाएगा 180 और ये माइनस हो जाएगा 70 डिग्री। तो COE बच्चों हमारे पास 110 डिग्री का आएगा। तो बच्चों आप इसके बाद आप नीचे बनाइएगा बच्चों, हम इधर बना लेते हैं। तो COE कहने का मतलब बच्चों ये अंदर 110 डिग्री है। तो आपको बच्चों पता है क्या कि जो पूरा सर्कल है ये 360 डिग्री का कोण बनाती है ना। तो हमको चाहिए प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण है ना। तो प्रतिवर्ती कोण हमको क्या बताए थे कि सम 360 माइनस आप ये वाला छोटा वाला कोण को माइनस कर दीजिए तो बाकी सारे कोण ये हो जाएगा। तो 360 डिग्री में आप ये अंदर वाला कोण घटा दीजिए बच्चों। तो कितना आ जाएगा 052। तो कितना आ जाएगा बच्चों, घटा लीजिएगा बच्चों से। तो हमारे पास 250 डिग्री का कोण आ जाएगा एंगल COE है ना। प्रतिवर्ती कोण बच्चों हमारे पास 250 डिग्री। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। पहले आप इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पर हाँ बच्चों, आप अगर इसको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं और मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए बच्चों पहले आप इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों? इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बना चुके हैं बच्चों। अगर क्वेश्चन नंबर 1 में हम बता चुके हैं, किसी प्रकार का अगर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग समझते हैं। और देखिए बच्चों हर क्वेश्चन एक अलग तरीका से पूछा जा रहा और इसको आप बहुत अच्छे से समझिए क्या कह रहा है। चलिए हम लोग समझते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि सामने दी गई आकृति में रेखाएं XY और MN, फिर से कह दिया है रेखाएं XY और MN। तो दो रेखा है बच्चों XY और एक MN। तो बताइए दो रेखाएं आपस में किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपस में प्रतिच्छेद कर रही है। चलिए तो प्रतिच्छेद करती है तो एंगल, चलिए पहले यहाँ लिख लीजिए दिया है क्या बच्चों दिया हुआ बुक में बोल रहा है कि एंगल जो POY बता रहा है कि ये 90 डिग्री है। और हमको कह रहा है बच्चों कि A अनुपात जो B है ये 2:3 है, अनुपात में है। तो कह रहा है कि जो C होगा कितना डिग्री का होगा। तो बच्चों POY ये 90 डिग्री का है, आपको समझना होगा। POY है ना बच्चों ये 90 डिग्री। तो बच्चों इससे पहले भी हम आपको बताया कि अगर चौखुट वाला अगर यहाँ कहीं भी अगर एंगल का साइन दे रहा बच्चों तो आपको यहाँ पे आपको 90 डिग्री ही समझना है, क्योंकि बच्चों ये मैथमेटिक्स का रूल है। चलिए और क्या कह रहा है कि ये जो A और जो B आपको दिख रहा है तो इसका यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है बच्चों। तो आपको यहाँ पे अनुपात है। चलिए कह रहा है C हमको निकालना है, यहाँ आपको नीचे आपको दिख रहा होगा C। तो ये कोण आपको पता करना है कि ये कोण कितना डिग्री का होगा। तो चलिए बच्चों बहुत आसान है, हम लोग इसको एकदम आसानी तरीका से बना लेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि XY को वो बताया है रेखा है, तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि XY एक रेखा दिया गया है ना। तो XY एक रेखा दिया गया है। तो बताइए बच्चों ये रेखा का एक साइड के सारे कोण का सम कितना हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री होगा। तो कोण, चलिए यहाँ पे एंगल X, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे O लगा लीजिए ना बच्चों। तो XOM है ना। तो एंगल XOM प्लस एंगल बच्चों ये हो गया, चलिए MOP और फिर बच्चों POY ये बच्चों सारे कोण का सम 180 डिग्री होगा। कारण है रैखिक युग्म। ठीक है बच्चों।
पर आप देखिए बच्चों यहाँ पे इसको A कह रहा है और ये B है, तो यहाँ पे चलिए पहला वाला हमारे पास XOM B है और MOP हमारे पास ये A है और POY देखिए बच्चों 90 डिग्री है बराबर 180 डिग्री है ना बच्चों। पर बच्चों आप यहाँ देख रहे B और जो A है ना, B और A, तो यहाँ पे अनुपात A और B का यहाँ लिखिए B और A। तो ध्यान दीजिए बच्चों, कभी भी अगर अनुपात में रहे तो आपको x लगाना जरूरी है। क्या लगाना है? x। पहला वाला a है तो ये 2 हो गया, b का मान यहाँ पे 3 लेना। तो बच्चों यहाँ देखिए b है तो हम यहाँ पे 3 लगा लेंगे। और बच्चों अनुपात में, इसलिए अनुपात को हटाने से x लगा लेना आपको बच्चों। चलिए a है तो a कितना है 2, तो x लगा लेंगे और प्लस 90 डिग्री बराबर 180। अब जोड़िए बच्चों इसको, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x और प्लस यहाँ पे है 90 बराबर 180। ये 90 को आप उधर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, प्लस में उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इधर हमारे पास 5x और इधर 180 माइनस 90 डिग्री। तो 5x बच्चों हमारे पास 90 डिग्री घटा के आएगा, तो 5 साथ इसको काटिए, 5 8 जा 40। यानी कि बच्चों आप देख रहे होंगे क्या कि x का वैल्यू हमारे पास 18 डिग्री आया है। तो बच्चों अगर x हमारे पास 18 है तो पहला कोण आप क्या माने हुए हैं कि XOM है ना, XOM, ये इसी कोण को तो हम लोग A कह रहे हैं ना बच्चों। तो A यानी कि A भी आप ऐसा लिख लीजिए। तो A हमारे पास यहाँ देख रहे होंगे A जो है, सॉरी XOM ये B है बच्चों, B है। तो आप देख रहे होंगे B हमारे पास कितना है 3x है, तो 3 इंटू x, तो x का वैल्यू हम कितना निकाल के लाए बच्चों 18 डिग्री। तो 18 तेजा 54 डिग्री। तो बच्चों हमारे पास ये 54 डिग्री निकल गया। इसी तरह MOP का अगर बात किया जाए, MOP ये हमारे पास A है। तो अच्छा बताइए A हमारे पास जो है, आप देखिए A कितना हम लोग लिए हुए हैं 2x, तो 2 इंटू x का वैल्यू हमारे पास 18 है बच्चों। तो आप इसको 18 टू जा 36 डिग्री, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे A जो आया बच्चों वो 36 और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये B निकल का आया 54। तो आप बताइए बच्चों क्या है कि हमको तो चाहिए C चाहिए, तो आप लिखिए कि MN एक रेखा दिया गया है। तो MN जब एक रेखा दिया गया है तो बच्चों बताइए ये दोनों कोण का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि XOM और प्लस एंगल बच्चों XON, इसका मान 180 होगा रैखिक। अब इसको अच्छा से लिख लीजिए बच्चों, रैखिक युग्म से, ठीक है ना बच्चों। चलिए तो अच्छा बताइए XOM ये 54 डिग्री का है और प्लस XON ये क्या कह रहे C, तो ये तो 180 के बराबर होगा। तो C जो है बच्चों 180 और ये उठ के इधर जाएगा तो 54 डिग्री। तो C हमारे पास आएगा, घटा दीजिए बच्चों कितना हो जाएगा 6 और 8 7 हो गया, तो 126 डिग्री बच्चों। यानी कि हमको निकालना था यहाँ पे कि C जो होगा वो 126 डिग्री के इक्वल होगा बच्चों। तो बताइए बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। तो हम एक चीज़ आपको ध्यान देना बच्चों, जब भी अनुपात हो तो इसके साथ आपको x लगाना भूलना नहीं है। तो इसलिए हम लोग x लगा के इसको हम लोग सॉल्व किए बच्चों। अगर किसी तरह फिर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। तो चलिए आप पहले इसको नोट कीजिए बच्चों, हम अगला क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। चलिए बच्चों, तो जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की और हम लोग देखेंगे। तो बच्चों इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, चलिए आइए हम लोग समझते हैं। तो बच्चों चलिए पहले यहाँ पे सॉल्यूशन आप लिख लीजिए। तो क्या कहता है क्वेश्चन, पहले देखिए बच्चों कि दी गई आकृति में यदि PQR बराबर है वो PRQ के, कह रहा हमको क्या दिया हुआ है बच्चों, पहले आप उसको लिखिए। दिया है कि एंगल PQR ये बराबर है एंगल PRQ के, यानी कि PQR कौन सा एंगल है बात कर रहा, PQR बच्चों ये कौन है ना वो किसके बराबर है PRQ के। तो PRQ के, तो कह रहा है बच्चों ये कौन इसके बराबर है, हमको देख रखा, बहुत अच्छा। चलिए आगे हमको क्या कह रहा, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल ये आपस में बराबर हो। तो सिद्ध करने के लिए हमको क्या कह दिया बच्चों, आप देखिए सिद्ध करना है, ठीक है। तो क्या सिद्ध करना है कि PQS एंगल
एंगल पी क्यू एस ये किसके बराबर आना चाहिए, पी आर टी के। यही चीज हमको सिद्ध करना है। तो पी क्यू एस कौन सा एंगल है बच्चों, तो पी क्यू एस ये बाहर वाला, आपको ये कौन आपको दिख रहा होगा बाहर वाला, है ना। तो पी क्यू टी के बराबर क्या है, सॉरी पी आर टी मतलब इस बाहर वाला कोण के बराबर होगा बच्चों। तो किस प्रकार से हम लोग इसको सिद्ध करेंगे, चलिए आइए हम लोग समझते हैं। तो बच्चों देखिए ये सब क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज आप पढ़ रहे हैं 6.1 इसी से आपको 7 चैप्टर बनेगा, 8 चैप्टर बनेगा, 9 बनेगा, 10 बनेगा। मान लीजिए जितना आप अभी जो ये एंगल वगैरह का भुजा वगैरह का जो देख रहे हैं बच्चों, तो ये सारे आपको इसी कॉन्सेप्ट से, तो इसलिए आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप सीखिए, क्योंकि बच्चों हम आपको मैथ सिखाएंगे और ए से जेड सिखाएंगे। बच्चों आप मेरे चैनल आप इसलिए फॉलो कीजिए, आपको किसी भी जगह किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं रहने देंगे। तो बच्चों चलिए आइए इसको हम लोग समझते हैं कैसे क्या करना है। तो आप देख रहे होंगे सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं कि देखिए आकृति को देख के हम लोग को क्या लग रहा है कि एस टी एक रेखा है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि एस टी एक क्या एक रेखा दिया गया है ना। तो आप एस टी एक रेखा देख रहे होंगे बच्चों, तो रेखा पे देख रहे हो बच्चे क्या क्या यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं 2 पॉइंट। तो जैसे Q बिंदु पर देख रहे हैं 2 कोण मिला के बताइए बच्चों, ये दोनों कोण का सम कितना होगा 180 होगा, और यहाँ पर भी ये दोनों कोण का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो बताइए बच्चों, तो क्या बोल सकते हैं एस क्यू पी एंगल एस क्यू पी और प्लस एंगल बच्चों एस क्यू पी ये बाहर वाला पर अंदर वाला पी क्यू आर बच्चों, पी क्यू आर बच्चों इसका सम 180 होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना कि एक रेखा पे जितना भी कोण बनता है इसका सम 180 होता है। तो यहाँ पे 2 कोण था बच्चों, तो इसका दोनों कोण का सम कितना हो जाएगा हमारे पास 180, इसलिए 180। अच्छा रीजन क्या है बच्चों बनने का, तो आप लिखिए रैखिक युग्म, है ना, युग्म रैखिक युग्म। तो पहला कंडीशन आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अभी चलिए सेकंड वाले में हम देखेंगे, यहाँ पे वही कंडीशन लगाइए, तो क्या लगा ले पी आर टी, है ना, क्या लेकर लगा ले एंगल पी आर टी प्लस अंदर वाला बच्चों पी आर क्यू, है ना, पी आर क्यू इसका भी तो सम बच्चों 180 होगा, कारण है वही रैखिक युग्म, और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इसके बाद आप इसको बताइएगा समीकरण 1 एवं 2 से क्या देखिएगा 1 और 2 समीकरण। तो बच्चों आप क्या देख रहे हैं कि इधर वाले आपस में बराबर है। तो इससे पहले भी बच्चों हम जब डेरिवेटिव कर रहे थे उस समय आपको बताए थे, यदि कोई 2 समीकरण का वन साइड यदि इक्वल है तो अदर साइड भी मतलब दूसरी और भी बराबर हो जाएगा। आप क्या देख रहे हैं ये दोनों इक्वल है तो ये भी आपस में बराबर होंगे। चलिए बराबर लगाइए, तो एंगल हम लोग क्या बोलेंगे एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर ये बराबर हो जाएगा एंगल पी आर टी और प्लस एंगल पी आर क्यू। अब बताइए बच्चों, यहाँ तक में तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चों। अब आप देख रहे होंगे एक चीज हमको यहाँ पे दे रखा है, क्या देख रखा है कि पी क्यू आर वो किसके बराबर है पी आर क्यू के। तो बताइए बच्चों ये जो पी क्यू आर है, चलिए पहले इसको उतारिए एस क्यू पी। बताइए बच्चों पी क्यू आर, ये जो पी क्यू आर है इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं पी आर क्यू, इसके जगह हम एंगल पी आर क्यू लिख सकते हैं। और इधर जैसे है बच्चों उसको आप उतार दीजिए पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। अब देखिए बच्चों दोनों साइड हम क्या देख रहे हैं पी आर क्यू आपस में बराबर है, बराबर के। तो अगर दोनों साइड बच्चों अगर बराबर है सेम साइन में तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। तो हमारे पास इधर क्या बचा एस क्यू पी बराबर इधर एंगल पी आर टी। आप देख रहे होंगे बच्चों कि ये दोनों आपस में बराबर आ गया। तो यही तो बच्चों आपको सिद्ध करना था, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे प्रूव्ड। तो बच्चों पहले आप इसको नोट कीजिए, और हाँ बच्चों हम आपको तब से बताए कि अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए बच्चों आप पहले इसको नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिए हैं बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग किस प्रकार से सिद्ध करेंगे बच्चों, चलिए आइए हम लोग इसको देखेंगे। तो बच्चों क्या लिखता है, चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग को करना है। क्या लिखता है
कि दी गई आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। क्या कह रहा है कि ए ओ बी, बच्चों हम नाम लिखना भूल गए, आप उसको ये कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं। ए यहाँ पे है ए, यहाँ पे ओ, यहाँ पे है बी। अब बच्चों यहाँ पे हो जाएगा, अब देख लीजिए सी और डी, यहाँ पे है ये सी और यहाँ पे है डी। तो चलिए बच्चों अब आप देख लीजिए, हमारे पास हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। अब जरा समझिए, तो कह रहा है कि ए ओ बी ये एक रेखा आपको सिद्ध करना है बच्चों। तो पहले यहाँ लिखिए क्या सिद्ध करना है, यहाँ लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है। तो बच्चों ए ओ बी रेखा आप कब कहेंगे? अभी तक इससे पहले हम लोग जितना क्वेश्चन बना रहे थे, कहीं लिख रहे थे ए ओ बी एक रेखा है, तो रेखा है तो नीचे हम लोग कुछ कोण का सम करके 180 दिखा रहे थे, है ना। मतलब है कि अगर आपको रेखा सिद्ध करना है तो इसका वन साइड 180 और दूसरे साइड भी 180 आपको दिखाना होगा। अगर 180 अगर दोनों साइड आ रहा तो ये एक रेखा होगा, अगर नहीं आ रहा बच्चों तो नहीं होगा। तो सिंपल सा, चलिए हम लोग देखते हैं। तो बताइए बच्चों, हमारे पास हम यहाँ देख रहे हैं ये सारे कोण का सम कितना होगा, बताइए। सारे कोण का सम तो 360 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखिए क्या, एंगल y प्लस, चलिए ये सब हटाइए, एंगल फैंगल हटाइए, सीधा लिखिए y x w और ये z, ये सारे कोण का 360 डिग्री होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि एक जो कॉम्प्लीमेंट्री जो एक पूर्ण जो कोण बनाते हैं तो इस सारे का सम कितना हो जाता है 180 डिग्री। एक वृत्त पर बना कोण, है ना, पूर्ण वृत्त पर बना कोण, यानी कि एक वृत्त जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ये सारे कोण सम एक वृत्त बन जाएगा, गोल जैसा ऐसा बन जाएगा, फिर सारे का कोण कितना हो जाएगा 360 डिग्री होगा बच्चों। अब आप चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे होंगे, क्या कुछ दिया हुआ है, आप देखिए दिया है, क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई ये बराबर है w प्लस जेड के बराबर है। आप ये देख रहे होंगे, ये दिया हुआ है। तो x और y ये किसके बराबर है बच्चों, और w प्लस जेड। तो यहाँ देखिए x और y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, w जेड। तो यहाँ से आप इसको लिखिए, पहले w प्लस जेड, इसके जगह ये लिख लिए हम लोग क्या कि x प्लस वाई। ऑलरेडी यहाँ पे w प्लस जेड बराबर 360 दिया। w के बार आ गया बच्चों 2w और 2z आ रहा होगा, आपको दिख रहा है ना, बराबर 360। बताइए यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो w प्लस जेड बचेगा बराबर 360। तो आप इससे काटिए बच्चों, तो 180 डिग्री, यानी कि w प्लस जेड हमारे पास 180 आया। तो सेम इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, इसी प्रकार क्या कि w प्लस जेड कहाँ चला गया, हाँ w प्लस जेड वो किसके बराबर है, एक्स वाई के। तो एक्स वाई का भी मान कितना हो जाएगा 180। तो क्या आप देख रहे हैं बच्चों कि w प्लस जेड का मान 180 है और x प्लस वाई का भी मान 180, मतलब है कि w और z इधर 180 दोनों मिलके बन रहा और x प्लस वाई इधर भी 180 मिल रहा, मतलब ये रेखा होगा तभी तो दोनों साइड 180 बन रहा है। तो इसलिए आपको यहाँ अब लिखना है, इसलिए ए ओ बी एक रेखा है ना। अगर रेखा नहीं होता बच्चों तो 180 नहीं बनता, हम लोग इससे पहले भी देख चुके हैं। तो बस आपको यही चीज़ यहाँ पे करके प्रूफ कर देना है। चलिए बच्चों आज हम लोग इतना ही रहने देंगे बच्चों। नेक्स्ट हम लोग वीडियो आप देखिए, उस पर सारे जो क्वेश्चन बाकी है आपको उसमें बताएंगे। तो बच्चों हाँ बच्चों, और आपको एक बात बता देना चाहते हैं, अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लग रहा है बच्चों तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपको 2024 में पूरा कोर्स यानी कि सिलेबस को कंप्लीट कराना मेरी जिम्मेवारी है। तो इसके लिए आप अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं और इसी प्रकार का कंटेंट पाना चाहते हैं तो बच्चों आप मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि 2024 में हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरा कोर्स करवाएंगे। और बच्चों अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं 9123170066।
बच्चों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हाँ बच्चों, पर आपसे एक यही चीज़ हम कहेंगे बच्चों कि अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर दिन आपको एक नया कंटेंट मिल सके। चलिए बच्चों, थैंक यू।